चलो देखो देखो ध्यान से सुनो बेटे, फिर से एक बार देखना। मैं अभी बोल रहा हूँ जैसे तुम्हारा पूछने का मतलब है, ये पूछ रहे थे x इज वाइफ ऑफ y है, y इज वाइफ ऑफ z है। तो ये कैसे होता है कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जैसे देखो जो ट्रांसजेंडर होता है बेटे, उसमें जो फॉर्म मिलता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन इसका ये है कि वहां पे कैसे पता होगा, जैसे दोनों मेल है तो एक मेल को तो वाइफ बनना ही पड़ेगा, किसी को भी आ रहा समझ में, किसी एक को तुम्हें वाइफ वहां पे फॉर्म में दिया होगा और उस फॉर्म में आपको फिल करना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में, ये ऑप्शन रहेगा उसमें आपको फिल करना ही पड़ेगा, कौन वाइफ बनेगा कौन हस्बैंड बनेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या है, ये क्योंकि कंडीशन रहेगा नहीं तो कैसे पहचानोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक है, ये चीज रहेगा। ये हंसने वाली बात नहीं है बेटे, ये आपके सीए एग्जाम में आ चुका है और मैक्सिमम लोग डॉट ट्रांसलेट करके आएंगे। हां आप लोग फादर वाला एग्जाम्पल करवाया, हाँ उसमें आपने लास्ट में लिखा था x इज फादर ऑफ z, हाँ उसमें तो ट्रांजिटिव नहीं था। ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शनल केस है ना, मतलब x इज फादर ऑफ z कैसे हो सकता है, x इज फादर ऑफ y, एग्जांपल क्या समझाऊं ये भाई ठीक है सर आप उसको भी ऐसे दिखाओ जैसे आपने वही बात की है, बता देंगे अभी, देखो ध्यान से देखना। नेक्स्ट अब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, ध्यान से सुनो एक बार देखना फिर से, रिफ्लेक्सिव, सुनो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये अगर तीनों कंडीशन होल्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जैसे हमारे पास लेस देन है, ये मेरा लेस देन है, ध्यान से सुनना। यस सर, अगर इस लेस देन को मैं बोलूं 1 लेस देन 1 क्या हो सकता है, 2 लेस देन 2 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता, 1 लेस देन 1 नहीं हो सकता, यानी कोई भी नंबर अपने नंबर से लेस नहीं हो सकता, यानी ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव है, बात समझ में आ रहा है। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मेरा 1 लेस देन 2 है तो क्या 2 लेस देन 1 होगा, होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, अपोजिट करके बोलते हैं, अगर 1 हमारा 2 से लेस है तो क्या 2 1 से लेस होगा, पॉसिबल ही नहीं है, आ रहा समझ में, यानी हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। ट्रांजिटिव देखो जरा, अगर 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है तो 1 लेस देन 3 होगा कि नहीं होगा, 1 लेस देन 3 होगा, यानी ट्रांजिटिव बन गया। यानी कि अगर लेस देन आता है, अगर कहीं लेस देन आ गया, अगर कहीं बेटे हेलो ओए इसका नाम है, सीधे बैठो ध्यान से सुनो, 1 लेस देन 1 है, 1 लेस देन 1 मतलब कोई भी नंबर क्या अपने नंबर से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बेटे रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक देखना, अगर 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 2 है तो क्या 2 लेस देन 1 हो सकता है, हो नहीं सकता, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, अगर 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है तो 1 लेस देन 3 हो सकता है, हो सकता है। तो यानी कि ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना तो सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव है। अब कुछ नोटेशन मैं आपको बताता हूं जहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो देख करके, कहीं पर इक्वल आ जाए, कहीं पे अगर इक्वल आ जाए तो इक्विवेलेंस होता है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस। कैसे, कोई भी नंबर अपने नंबर के इक्वल हो सकता है, हो सकता है, बेटे रिफ्लेक्सिव हो गया, आ रहा समझ में। यस सर, अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 की वैल्यू 3 के बराबर है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव बन गया। यानी कि अगर कहीं पर इक्वल आपको दिखता है, किसी भी क्वेश्चन में इक्वल दिखता है, दो रिलेशन के बीच में इक्वल दिखता है तो उस पे डायरेक्ट आप इक्विवेलेंस रिलेशन पे टिक कर देना, नहीं समझे, इक्वल कहीं भी दिख गया तो उसके इक्विवेलेंस रिलेशन पे टिक कर देना। चलो इक्वल की बात हो गई। अगर कहीं पे आपको सिमिलर दिखता है, कहीं पे आपको सिमिलर दिखता है, कहीं पर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखता है, कहीं पैरेलल दिखता है, तो वो सारे इक्विवेलेंस होते हैं। कहीं पर भी अगर मान लेते कॉन्ग्रुएंट दिखता है या पैरेलल दिखता है या सिमिलर इस तरीके की कंडीशन बना के आ गया, ठीक है, तो 100% वो इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी बताया था आपको पैरेलल में कि कोई भी लाइन अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है L1 पैरेलल L2, तो अगर मैं बोलूं L1 पैरेलल L1 तो हो सकता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होगा, उल्टा करके बोलो, इसको एक बार L1 पैरेलल L2 है तो आप L2 पैरेलल L1 करके बोलो, सिमेट्रिक भी है कि नहीं, है ना। ट्रांजिटिव में क्या होगा, L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 है तो L1 पैरेलल क्या होगा, L3 होगा, यानी कि ट्रांजिटिव भी बन गया हमारे पास। आ गया समझ। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंडीशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
यानी कि अगर आपको कहीं पे इक्वल दिखता है तो उसको किस पे टिक करोगे? इक्विवेलेंस पे। सर फिर ये रिफ्लेक्सिव कौन सा? ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगी? कौन सा? L1 is equals to L2 हो सकता हाँ हो जाएगा। L1 इक्वल टू नहीं, जैसे ये पैरेलल वाला है तो L1 L1 पैरेलल L1 बिल्कुल होगा, कोइंसाइड है बेटे। L1 और L2 हमारा क्या होगा? L1 पैरेलल L2 अगर है तो कोइंसाइड हो जाएगा, कोइंसाइड की कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे अगर L2 होगा तो जैसे आप लोग एक कंडीशन पढ़े होंगे, अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 11th में 12th में, तो एक कोलिनियर कंडीशन आता है। कोलिनियर का नाम सुने होंगे, है ना? कोलिनियर में क्या होता है? जब दो लाइन हमारे पैरेलल होते हैं या फिर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं, ये बताया जाता है ना। मतलब कंडीशन देखो, नाम अलग अलग है। कोलिनियर का मतलब हो गया तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर, और पैरेलल का मतलब बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होंगे, लेकिन कंडीशन दोनों के सेम होते हैं। कंडीशन दोनों के सेम होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा अगर पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे r = a लैम्डा वेक्टर b, a = लैम्डा वेक्टर b। उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि जब टू वेक्टर्स पैरेलल ईच अदर होंगे, टू वेक्टर्स पैरेलल ईच अदर कॉल्ड द कोलिनियर। जब दो वेक्टर हमारे क्या होंगे? पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर बोलते हैं, उसे कोलिनियर बोलते हैं। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे देखो पैरेलल कंडीशन में सेम होते हैं। L1 पैरेलल L2 जो कोइंसाइड है ना, वो ये हमारा पैरेलल है। बात सिर्फ सिर्फ पैरेलल नहीं होते हैं ना, हां पैरेलल नहीं होता और कहीं नहीं होता, है ना? सुन और सिमिलर में भी हो जाएगा। सिमिलर में भी हो जाएगा, मतलब सब में इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस होगा। कहीं पे अगर सिमिलर नाम आ गया इक्विवेलेंस पे टिक कर देना, पैरेलल नाम आ गया इक्विवेलेंस पे टिक कर देना, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट नाम आ गया इक्विवेलेंस पे टिक कर देना। समझ में आ गया? अगर कहीं पर a - b इज एन इंटीजर आ गया बेटे, इंटीजर या इवन नंबर आ गया, a - b इज एन इंटीजर आ गया, ऐसे इंटीजर आ गया, या फिर ये दे देता है a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या 3, किसी का भी मल्टीपल दे देता है, तब भी वो इक्विवेलेंस होता है। कैसे? मैं दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं एक रिलेशन ले रहा हूं a और b implies that mod a - b is an, या mod छोड़ दो, a - b is an इंटीजर लिख दिया, है ना? अब ध्यान से सुनना, a और b क्या है? इंटीजर है। चलो कोई नंबर लो इंटीजर, एक ले लिया 4। जब रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तो 4 - 4 रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम रखना पड़ता है ना। a और b दोनों सेम कर देते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? a की जगह पे b रख दो या b की जगह पे a रख दो, मतलब दोनों को सेम रख दो और सेम रख करके देखो क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आपने 4 यहां पुट किया तो 4 - 4 0, 0 आपका इंटीजर है कि नहीं है? 5 पुट किया तो 5 - 5 एक इंटीजर है। √3 अगर आपने यहां पर -1 लिया और यहां पर भी आपने -1 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो -1 और माइनस फिर -1 वही चीज, तो +1 तब भी 0 आ गया। 0 आपका क्या है? इंटीजर है कि नहीं है? यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव आप ले रहे हो तो रिफ्लेक्सिव में आपका क्या हो गया? इंटीजर आ गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि आप दोनों नंबर को सेम रख दो, और क्या आपको वही कंडीशन मिल रहा है रिफ्लेक्सिव? आपको बस केवल ये देखना है। बात समझ में आ गई? आ गया। सिमेट्रिक देखो बेटे, सिमेट्रिक में अगर मैं आपसे बोलूं 2 - 3 इज एन इंटीजर, 2 - 3 इज एन इंटीजर, उल्टा करके बोलो इसको 3 - 2 आल्सो इंटीजर। बात समझ में आ गया? 2 - 3 इज एन इंटीजर, तो 3 - 2 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब बेटे यहाँ पे एक हमने लिया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में जैसे 2 - 3 इंटीजर है और 3 - 5 इंटीजर है, तो 2 - 5 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। बात समझ में? 2 - 3 एक इंटीजर है और 3 - 5 भी एक इंटीजर है, तो 2 - 5 भी हमारा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया। मतलब आप देख सकते हो इंटीजर में अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे a इंटीजर आ रहा है, ये भी एक इंटीजर आ रहा है, और जब इसको इसके साथ आप माइनस कर रहे हो तब भी आपको इंटीजर मिल रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड कर गया, कर गया। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कंडीशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ गया? मतलब कहीं पे इक्वल लिखा हुआ मिल जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे आपको अगर मान लेते हैं कि इस तरह से इंटीजर लिख के आ गया, इवन नंबर लिख के आ गया, तो आपका वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन हो जाएगा। अच्छा एक आंसर बताना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो x कंडीशन तो लगभग मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए आपको, a लेस आर इक्वल b स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख दिया बेटे। इनका रिलेशन जो है ना a लेस आर इक्वल b स्क्वायर या लेस आर इक्वल लिख दिया, एक मिनट पहले इक्वल वाला समझो। अब आप लोग बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चेक करके बताओ।
ऐसे बताओ रिफ्लेक्सिव कौन सा, दोनों सेम रिलेशन रख के देखो। ऐसा रिफ्लेक्सिव तो इक्वल एक कंडीशन तो इक्वल एक कंडीशन तो है ना हमारे पास बेटे, लेस हो या ना हो एक कंडीशन तो है ना, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है 2 = 2 2 लेस आर इक्वल, बड़े लेस ना हो इक्वल तो है, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हो गया। पर सर लेस और मोर तो नहीं है ना। उससे क्या होगा, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, Yes, sir. इसलिए मैंने ये लिख दिया कि अगर ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिख के आओगे। देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, Yes, sir. सिमेट्रिक देखो नहीं सर नहीं होगा। 1 लेस आर इक्वल 2 तो 2 लेस आर इक्वल 1 क्या हो सकता है, No, sir. नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बताओ, अगर 1 लेस आर इक्वल 2 है और 2 लेस आर इक्वल 3 है तो क्या 1 लेस आर इक्वल 3 होगा, लेस देन 3 आ रहा समझ। यानी ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ 20 बार लग गया। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, No, sir. बेटा रिफ्लेक्सिव होगा, होगा सर, होगा। वही पूछ एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, होगा। वन का कैसे? Yes, हाँ, sir. वन का ये वन बट आ जाएगा ना। का चलो 1/2 पुट करो बेटे, 1/2 1/2 पे क्या आएगा, नहीं सर नहीं होगा। ठीक है सर 1 पुट करना, 1 पे तो हो गया। कोई भी इंटीजर यानी कि लाखों करोड़ों नंबर है, हमें वो नंबर ढूंढना है जिसपे नहीं है, जिसपे नहीं है। फ्रैक्शन में जितना भी फ्रैक्शन में तुम जितने भी नंबर लोगे ना कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, देख लो चेक करके। 1/2 ले लो, अगर आप 1/2 लोगे तो 1/2 लेस आर इक्वल 1/4 आ रहा है, 1/2 लेस आर इक्वल 1/4 आ रहा है। 1/2 की वैल्यू 0.5 होता है और 1/4 की वैल्यू 0.25 होता है। बात समझ में आ गया। अब आपका 0.5 लेस देन 0.25 है, क्या गलत दिखा दिया, और साथ में इक्वल तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आया, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ना तो सिमेट्रिक होगा ना ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर किसी पर स्क्वायर आ गया या किसी पे क्यूब आ गया बेटे तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो सिमेट्रिक होगा और ना तो ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर ना तो रिफ्लेक्सिव ना तो सिमेट्रिक और ना तो ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अगर हमारा a लेस r इक्वल b स्क्वायर आ गया या a लेस r इक्वल b क्यूब आ गया, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना तो सिमेट्रिक होगा और ना तो ट्रांजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेस देन क्या ग्रेटर देन हो जाता तो ग्रेटर किसके, जैसे बताना a is greater than b square। a is greater than b स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, a is greater than b स्क्वायर है ना। जैसे यहाँ पे देखो इसका कंडीशन वही बन गया आपका, ये देखो b स्क्वायर लेस r इक्वल a है ना, b स्क्वायर लेस r इक्वल a। तो जैसे आप रिफ्लेक्सिव अगर लोगे, रिफ्लेक्सिव में 1/2 ले रहे हो तो 1/4 लेस r इक्वल 1/2, तभी नहीं होगा हमारा, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का कंडीशन आप लोग डेफिनेशन से समझ लिए। नंबर से रिलेशन निकालना है हमें, है ना। नंबर वाला भी मैं बता रहा हूँ, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नंबर का बताते हैं ना। चलो देखो सबसे पहले आप लोग आ जाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 7C एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, देखो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 7C एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिया है इज स्मॉलर देन ओवर द सेट एग इन अ बॉक्स स्मॉलर देन की बात की है। स्मॉलर देन ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बेटे, स्मॉलर देन रिफ्लेक्सिव होगा क्या सर नहीं होगा, नहीं होगा। सिमेट्रिक, सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है इज स्मॉलर देन ओवर द सेट x इन अ बॉक्स, ठीक है। मतलब एक बॉक्स है उसमें एग का रिलेशन दिया हुआ है, एग रखे हुए हैं, ठीक है, उनका रिलेशन दिया है इज स्मॉलर देन। पूरा क्वेश्चन आपका ये दिया है कि जो स्मॉलर देन है उस बॉक्स के लिए क्या हमारा एक उस बॉक्स के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। स्मॉलर देन सर, ट्रांजिटिव होगा सर। एक इज स्मॉलर देन दिया है, मतलब स्मॉलर देन का मतलब क्या, जैसे a लेस देन b आ रहा समझ, a लेस देन b एक कंडीशन है, a लेस देन b एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है,
नहीं हो सकता। एक अपना सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव हो सकता है। मैंने अभी बताया आपको, जहां भी लेस देन का साइन देखना वहां ट्रांजिटिव पे टिक करना, बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भूल जाना, और बाकी आगे कुछ भी डेफिनेशन दे दे उस डेफिनेशन को उतना ध्यान मत देना, नहीं समझे। आप देखो साइन क्या दिया है, साइन क्या दिया है। मैंने अभी बताया अगर आपका पैरेलल नाम है आरासन में, और कहीं पे अगर इक्वल नाम है, और कहीं पे सिमिलर नाम है, कहीं कॉन्ग्रुएंट नाम है, तो उसे आप इक्विवेलेंस पे ही टिक करके आना। और जब लेस देन नाम होगा कहीं पर तो केवल ट्रांजिटिव होता है, केवल टी होता है बस। और सर ग्रेटर देन इसके लिए भी हमारा देखना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा, है ना। ट्रांजिटिव नहीं हो, ट्रांजिटिव बन जाता है, जैसे हमारे मैंने यहाँ मोर देन लिखो। लो देखो, चलो देखो बेटा, भाई मोर देन ग्रेटर देन लिखी है, देखो यहाँ पे, लो देखो 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1, लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, A ग्रेटर देन B है, B ग्रेटर देन C होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। 1 ग्रेटर देन क्या लिखे यहाँ पे, जो कम हो 0, 0 लिखिए। तो आपका 2 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात तो यही है, बात समझ गए। हाँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा, अच्छा थर्ड पे आ रही है, बता रहा हूँ। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझा लिया बेटे, फर्स्ट समझा लिया। हाँ सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है इज इक्वल, इक्वल नाम आ गया, तो इक्वल हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट थर्ड दिया है हैज द फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना बेटे, एक फादर है उसके चिल्ड्रन का जो रिलेशन है ना वो बनाना है मुझे। क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। जैसे मान लेते कोई फादर है, दशरथ ही मान लेते हैं, है ना, इनके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये उनके सन है, आ रहा समझो, है ना। हाँ अब ध्यान से सुनना बेटे, मैं अगर बोलता हूँ आपको जो चिल्ड्रन का सन, जो चिल्ड्रन का कंडीशन बनाना है, चिल्ड्रन का, ठीक है। आप देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों बनाएगा, ठीक। कैसे, जैसे राम है, इन्हीं का 2 रिलेशन ले लिया मैंने, रिफ्लेक्सिव लेना है राम का, तो राम और का रिलेशन किसके साथ है, दशरथ के साथ है। रिफ्लेक्सिव में वही सेम आएगा, राम राम, बात देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं राम और लक्ष्मण दशरथ के सन है, तो आप ये भी बोल सकते हो लक्ष्मण और राम बोल सकते हो। तीसरा ले लेते हैं हम लोग भरत, मतलब एक ही फादर के सन है, ये बोल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, राम लक्ष्मण, लक्ष्मण भरत, तो हमारा राम भरत ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। कंडीशन आपका दिया गया है हैज द सेम फादर, हैज द सेम फादर, सेम फादर दे दिया। सेम फादर का मतलब क्या, जो उनके चिल्ड्रन है ना उनके सेम फादर, मतलब क्या, यही कंडीशन आपने सेटिस्फाई करा लिया, तीनों कंडीशन हो गया। बात समझ आ गई, क्यों अब ये बहुत हार्ड है, लिख दिया, अब इसको क्या समझे, क्यों आगे लिखा नहीं है, देखो हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या समझे वो, इसका मतलब ये हुआ जो फादर है उसके जितने भी चिल्ड्रन है उनका एक सेट, आ रहा समझ में, ए लिया। अब हमने यहाँ पे मान लिया, ऐसा तो दिया नहीं कि 3 चिल्ड्रन है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं। फिर इसमें मानना क्या है, वो समझ नहीं आया भाई इधर सुनो, एक फादर ले लिया, उनके 4 पुत्र ले लिए, है ना, ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हां फिर इसमें रिफ्लेक्सिव ठीक नहीं, ऐसे नहीं करना। सुनो मेरी बात, राम दिया है, सिंपल सी बात बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेम रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो राम, मैं अगर बोलूं कि इन भाइयों का आपस में पूछा है, हाँ इन भाइयों का आपस में पूछा है, ऐसा समझो, एक फादर को ले लिया और इन भाइयों का आपस में पूछा, इधर देखो। रिफ्लेक्सिव बताया क्या है, मतलब जैसे राम सेम ही एक ही फादर है, राम राम का ही ले ले। हाँ, या लक्ष्मण का राम का भाई थोड़ी हो सकता है, ठीक है, उसका भाई थोड़ी हो सकता है। फादर की बात किया है, उसके फादर की बात किया है। अच्छा राम का पिता को है, हाँ ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटे, परपेंडिकुलर दिया है, फोर्थ में परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बताना बेटे। रोहित बताओ, ये लाइन है और ये लाइन है, दो लाइन है हमारे पास। ये लाइन बोल रहा है परपेंडिकुलर है, बताना जरा रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? क्या कोई भी लाइन अपनी लाइन के परपेंडिकुलर हो सकता है सेम लाइन के? रिफ्लेक्सिव पॉसिबल ही नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 परपेंडिकुलर L1 हो सकता है। ट्रांजिटिव देख रहे बेटे, अगर L1 हमारा L2 के पैरेलल परपेंडिकुलर है और L2 हमारा L3 के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों तो पैरेलल बन गए, परपेंडिकुलर हुए ही नहीं। सर लेकिन 3D के केस में तो हो जाएगा। कौन से? 3D 3D के केस में हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है 3D के केस में नहीं पढ़ रहे ना, हमारे सारा का सारा है 2D में, ठीक है, सारा कंप्लीट रियल नंबर का है ना, ठीक है। 3D स्पेस में होता है बेटे, 3D स्पेस में होता है। देखो हो गया, आगे सर चलो देखो नेक्स्ट। 12th में नॉन मेडिकल था क्या? 12th में नॉन मेडिकल, 11th में नॉन मतलब कॉमर्स विद मैथ था, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपका इज रेसिप्रोकल ऑफ, सुनना मेरी बात, प्रवेश का रेसिप्रोकल उल्टा उल्टा। अब बताओ ये उल्टा जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है क्या? क्या है? हाँ? अलग-अलग नंबर सेम नंबर तो ले सकते हैं। क्या? नॉन जीरो है ना? हाँ नॉन जीरो नंबर, रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल 2 1/2 का है। क्या सर? आप इस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5th है। इज रेसिप्रोकल ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब ये हो गया आपको जीरो नहीं लेना है, उसको छोड़ करके कोई भी ले सकते हो। अब बेटे ये 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। बस समझ आ गया? तो यानी कि जो रेसिप्रोकल है वो सिमेट्रिक कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता। कोई भी नंबर अपने नंबर का रेसिप्रोकल कैसे हो सकता है? 4 है उसका ट्रांजिटिव पॉसिबल ही नहीं बेटे। देखो ये कोई भी नंबर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे 4 जो है 1/4 1/4 की वो है, ठीक है, तो 1/4 अगर आपका 5 बना रहा है तो क्या 4 5 आपस में रेसिप्रोकल है क्या? नहीं है ना। अगर ये मेरा इसका रेसिप्रोकल है 1/4 का, मैंने यहाँ पे कुछ और ले लिया 1/4 का, हाँ ट्रांजिटिव में तीसरा कंडीशन 5 ले लिया, आप 5 नहीं लेना चाह रहे हो, आप यहाँ पे 1/6 लेना चाह रहे हो, 1/6 ले लिया कि भाई इसका रेसिप्रोकल हो गया किसी भी तरीके से, ठीक है, तो इसका रिलेशन तो बिल्कुल अलग बन गया ना। बात समझ आ गई नहीं? तो ये सोचने की बात है, आप कैसे सोच रहे हो उस क्वेश्चन को, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन अगर एक कंडीशन होल्ड नहीं किया तो सारा होल्ड नहीं करेगा, वो कर देना है। एक कंडीशन होल्ड करने पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जज नहीं होता, हमारा समझ सारी कंडीशन मिलने चाहिए। अगर एक कंडीशन मेरा नेगेटिव मिल गया तो नहीं, ठीक। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y = x दिया है। देखो मैंने बताया था आपको देख कर भी बता देना, y = x है, जहां भी दो हमारे बिटवीन आ गया इक्वल तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है? देखना नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटे 6th हो गया। 7th देखना, x + y = 2x, x + y = क्या दिया है? 2x दिया है। x + y = 2x, इसका मतलब क्या होगा बताना बेटे? x को एक साइड कर लोगे, x को इधर ले जाओगे तो y = x हो गया। अब y = x का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस हो गया। बात समझ आ गया? आया तुम्हें समझ में आया? आ गया ये, है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इज द स्क्वायर ओवर n सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर से स्क्वायर। अभी मैंने सिखाया आपको, अगर कहीं स्क्वायर होगा या क्यूब होगा तो कभी भी वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। आरा समझ, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े समझ में? आगे सर। अब एक मिनट, 9th का अभी टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, वेन डायग्राम अभी रुक जाओ। 10th अभी नहीं पढ़ाया। 11th में सबसेट पूछा है तो कितने सबसेट होंगे? सबसेट तो पढ़ा दिया ना? यस सर। ये टॉपिक सर। चलो अब दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं। अभी आप लोग की तरफ पढ़ लिया। कौन सा? 7th x + y = 2x है। x को उधर ले जाओ, जब x को उधर ले जाओगे क्या आएगा? y = x आ गया, इक्विवेलेंस आ गया। चलो अब हम लोग कुछ नंबर्स के कंडीशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। पहले देख लो सिलेबस में है आपके कि नहीं, तो पढ़ा तो फालतू में। नंबर वाले रिलेशन है, देखना। अब देखना दूसरा टॉपिक, अब देखना क्या अभी नहीं, अभी हम एक टॉपिक हो गया। ध्यान से सुनना। एक हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और एक मैंने ले लिया A क्रॉस A, एक यहाँ पे एलिमेंट और लिया 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं A क्रॉस A बताओ, A क्रॉस A कैसे आएगा? 1 1 यहाँ पे आपका 1 1 2 2 और 3 3, ये जो होता है इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलेंगे? अब सुनो, ये जो 1 1 है और ये जो 2 2 है, ये जो 3 3 है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ये मेरा सिमेट्रिक भी है और ये मेरा ट्रांजिटिव भी है। बात समझ में? ये जो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, ये मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है। अब सुनो, पीछे बताना बेटा एक बार रोहित, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिख दिया और यहाँ 2 1 लिख दिया, मैं आपसे बोलूँ ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव में ध्यान रखना जितने एलिमेंट्स है ना उसका इटसेल्फ रिलेशन होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए। देखना मोनिका क्या नाम है उसका? सुन लो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे कंडीशन का इटसेल्फ रिलेशन मिलना जरूरी होता है। अगर मैं आपसे एक रिलेशन दे दिया 1 2 2 1 तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। हाँ सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी ये सेट है, ध्यान रखना सेट आपके पास ही है, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना मुझे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1, अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए बात सुनो, नहीं समझे तुम मेरी बात। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना कंपलसरी है। इसमें जितने एलिमेंट्स है ना सबका इटसेल्फ रिलेशन होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है? सिमेट्रिक में जरूरी नहीं है कि 1 2 है 2 1 है तो 1 3 भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आरा समझे? ठीक है, समझ गए? अच्छा ये बताओ ये कौन सा रिलेशन है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? चलो बताना बेटे, तुम बताना अंशी ये कौन सा रिलेशन है?
सर रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, चलो चेक करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 1 2 2 3 3 तीन एलिमेंट्स थे, तीनों का एक सेल्फ रिलेशन मिल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों कंडीशन होल्ड करना जरूरी है, तीनों आ रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे सिमेट्रिक चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में जितने एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, अगर 4 होंगे ना तो 4 4 भी होना कंपलसरी है। सर कितने की इक्विवेलेंस हो जाएगा? कौन सा? देखते हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। बेटे ये केवल इक्विवेलेंस होता है, ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस सर आपने तो पहले सर अगर 3 एलिमेंट है, हाँ 3 सेट होने चाहिए। 3 होने चाहिए, 4 होंगे, 2 होंगे, 2 सेट होंगे। जैसे इस सेट में जितने एलिमेंट्स है ना, पहले तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन सुनो। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन ये होता है, सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे ना, सबके इटसेल्फ रिलेशन होना जरूरी है, सबके इटसेल्फ रिलेशन होना कंपलसरी है। अगर 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 का इटसेल्फ रिलेशन होना जरूरी है, 1 1 2 2। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना जरूरी है। बाकी 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी नहीं, ट्रांजिटिव होगा सर। रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये 3 कंडीशन तो होना बहुत कंपलसरी है। बात समझ में आया? आगे का चेक करेंगे। नहीं है, अगर मैं हटा दूं ना यहाँ से, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा ना वो। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी एक एक करके बताऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले भी रिफ्लेक्सिव का ही कंडीशन नहीं हुआ, सबका समझ लो, समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्सिव में अगर मैंने एक एक को 1 1 को हटा दिया ना, तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके सारे सेट के, जब सेट के सारे एलिमेंट के इट सेल्फ रिलेशन हो, आज समझे, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? रिफ्लेक्सिव का कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव का कांसेप्ट क्लियर है? अब सिमेट्रिक का कांसेप्ट देखते हैं। सिमेट्रिक अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है। क्या है बेटे? 2 1 है आपको? 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक तो ही नहीं सकता। बात समझ आया करो, 1 2 है तो 2 1 थोड़ी है हमारा यहाँ पे, तो हमारे सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट कट जाए, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कट जाए, और काट करके जो आएगा वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 2 कट करके 1 3 आ गया, ठीक है? बात समझ में आया? अच्छा, ट्रांजिटिव 2 2 कट गया, ARB BRC, ARC मतलब ARB हो गया, BRC हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो 1 3 हमारा क्या है? ट्रांजिटिव बन गया। बात समझ में आ गया? जैसा आपने बताया कि 3 एलिमेंट है, 3 के अपने साथ रिलेशन होने हैं। रिफ्लेक्सिव इसके अलावा तीनों के साथ भी हो सकते हैं ना उनके, तो 3 होंगे तो सेटिस्फाई होगा रिफ्लेक्सिव है। इससे बाहर नहीं होना चाहिए बेटे। 1 2 3 है ना, 1 2 3 अगर सेट में लिखा हुआ है, 3 है, उसके अलावा दूसरों के साथ भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है। रिफ्लेक्सिव रहेगा। रिफ्लेक्सिव में 3 कंडीशन होना ही जरूरी है। सुने मेरी बात, नहीं समझे मेरी? एलिमेंट कितने बेटे? 1 2 3 है ना, तो इसके इटसेल्फ होना रिलेशन जरूरी है। 1 1 2 3 होना जरूरी है, और इसके अलावा आपको एलिमेंट नहीं दिखेगा। 4 यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ 4 आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर 4 दिख रहा है तो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो पूरा रिलेशन ही गलत होगा। हाँ ठीक है, सुनो ये बताओ, एक कंडीशन लेता हूं मैं, बताना। देखना बेटे, अरे इधर देखो, रिफ्लेक्सिव है क्या? एक सेट 1 2 दिया है, सेट 1 2 दिया है, बताना बेटे। इसका सेट क्या दिया है? 1 2, 2 एलिमेंट्स दिए हैं। अब जब 2 एलिमेंट्स दिए हैं, अब मैं बताऊं आपसे क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, सर इक्विवेलेंस है।
हाँ 1 1 भी है, Yes, 2 2 भी है, रिफ्लेक्सिव कंप्लीट, Yes, sir. सिमेट्रिक देख रहा 1 2 है तो 2 1 भी है, Yes, sir. 2 2 कट करके 1 1 भी प्रेजेंट है, Yes, sir. ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीन हो गए। Yes, sir. समझ गया? ठीक है, अच्छा ये बताओ एक और लो। सर हाँ। ये जो आप पढ़ा रही है जो एक्सरसाइज हमें छुड़वाई है उसी के आगे काम आएगा। छुड़वाएगा एक्सरसाइज चल रहा करवाओ है अभी आगे। अभी जो आगे क्वेश्चन है वो सब इसी पे है। चलो चेक करते हैं बेटे, 2 बार तो नहीं लिख दिया। चलो देखो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं 1 1 है बेटे 1 1 है यस सर 2 2 है यस सर 3 3 है रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं 1 2 है 2 1 होना चाहिए नहीं है सर सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं ट्रांजिटिव में इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ये काट दो यस सर तो 1 3 प्रेजेंट होना चाहिए प्रेजेंट यस सर इसको देख करके चेक मत करो अभी और है अभी और चेक करो 3 2 ये वाला 1 3 बेटे सेकंड एलिमेंट 3 अब फर्स्ट एलिमेंट 3 ढूंढो कहां पर है इसको मत लिया करना ये वाला मत लेना पड़ेगा ये तुम्हारा टाइम खराब होगा ये लेकर के है ना इसको लेकर के अपना टाइम खराब करोगे ठीक है ऑलरेडी वो बना ही लेगा अगर तुम इसको लोगे भी ना तो वो चीज बना लेगा देखो अगर तुमने ले भी लिया गलती से तो 3 और 3 कट करके 1 3 आ गया ये 3 3 कट करके 2 3 आ गया आ गया कि नहीं आ गया तो 2 3 तो खुद ही अपने आप नहीं समझे मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने सर्कल किया है ना 1 1 2 2 3 3 इसको लेकर के कभी चेक मत करना ट्रांजिटिव क्योंकि अगर उसको लेके चेक करोगे तो आपका टाइम खराब होगा खुद ही ट्रांजिटिव बना लेगा अपने आप ही ट्रांजिटिव बना लेगा बात समझ आ रहा है आप डिफरेंट लेके चलो ये सेकंड एलिमेंट 3 है ना फर्स्ट एलिमेंट 3 ढूंढो कहां पर है फर्स्ट एलिमेंट 3 ये वाला अब दोनों काट दो तो बचा आपका 2 2 2 2 देखो प्रेजेंट यस सर 2 2 प्रेजेंट है चलो अब देख लो 1 2 है फर्स्ट एलिमेंट 2 2 ढूंढो 2 2 कट गया 1 3 प्रेजेंट है और कोई नया एलिमेंट आपको दिख रहा है ऐसा यानी कि ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव तो है ही है सिमेट्रिक नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बात समझ आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अच्छा अगर मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया ये बताओ ये क्या है रिफ्लेक्सिव है ऐसे सिंपल एक ऐसे उठा के सेट लिख दिया नो सर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कैसे ट्रांजिटिव है आइसोलेटेड ट्रांजिटिव एक ट्रांजिटिव में एक केस होता है आइसोलेटेड ट्रांजिटिव ठीक है जिसका कोई रिलेशन ही ना हो जब हम देखो ट्रांजिटिव कब होता है बेटे एक बात बताओ जब ARB BRC रिलेशन होता है तभी हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं ना और जब ARB का हमारे पास है BRC का कोई कंडीशन ही नहीं है तो हम चेक कैसे करेंगे तो इसलिए आइसोलेटेड ट्रांजिटिव बन जाता है आ रहा समझ में ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव बन जाता है इसे ट्रांजिटिव मान लिया जाता है ठीक है बात समझ में आया वैसे ऐसे इतने डिफिकल्ट पूछे नहीं जाएंगे आपसे इजी जी पूछा जाएगा तो मैंने बहुत वैसे बता दिया मुश्किल है पूछना इस तरीके का समझ में आ गया ना ये टॉपिक समझ में आ गया सभी को अब एक टॉपिक और बचता है वेन डायग्राम फटाफट देखो वेन डायग्राम देख लो वेन डायग्राम में वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना वेन डायग्राम ये क्या होता है वेन डायग्राम जैसे मान लो बहुत इजी मेथड है सर बढ़िया बना रहे फिर उधर बना दिखता नहीं यहां से ये देख रहे सुनो मेरा वेन डायग्राम में पहले मैं 2 कंडीशन का बता रहा हूँ फिर 3 कंडीशन का बताऊंगा आपके सिलेबस में 2 3 कंडीशन का ही दिया है ठीक है
क्या है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन को इजी कैसे किया जाता है और कैसे हम सोचते हैं इसको वेन डायग्राम से किया जाए। जैसे देखो, मान लो हमारे पास 60% है, उनमें से 30 ऐसे हैं जो कि टी लाइक करते हैं, टी पीते है ना, और 20 ऐसे हैं जो कॉफी लाइक कर रहे हैं, और 10 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लाइक कर रहे हैं। आ रहा समझ? चलो ऐसा कर लेते हैं, इसमें 40 कर देते हैं हम लोग। बड़े बदले नहीं आ रहा समझ? मेरी तो 70 हो गए। होने दो, कोई बात नहीं, उसका फर्क मत मारो। इधर सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, यही तो समझाने के लिए मैंने 40 किया बेटा, यही समझाने के लिए मैंने 40 किया। कोई बात नहीं, आएगा। अभी देखना वेन डायग्राम तक यही तो खासियत है। सुनो मेरी बात, 40 लाइक कर रहे हैं टी, लेकिन ये चीज तो सोचा नहीं तुमने, टी लाइक कर रहे हैं, ओनली टी नहीं, टी। टी का मतलब क्या होता है, उसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है। बात समझ आ गया? जो 20 है वो कॉफी लाइक कर रहे हैं, ओनली कॉफी नहीं, ओनली कॉफी और कॉफी में डिफरेंस है। ओनली कॉफी का मतलब केवल और केवल कॉफी पीते, टी बिल्कुल भी नहीं टच करते। आ रहा समझ में? अब कॉफी का मतलब ये हो गया, अब कॉफी लिखा है, कॉफी लिखा है तो कॉफी का मतलब वो कॉमन वाला भी आ गया। बात समझ में आया? अब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। अब जब अलग अलग करेंगे, ध्यान से देखना, आगे देखना, सारा निकल के आ जाएगा कैलकुलेशन। ये देखना, ये देखना बेटे, ये टी है, ये कॉफी है, और 10 ऐसे हैं जो दोनों लाइक कर रहे हैं। आज समझ आ गया? 10 ऐसे हैं जो दोनों लाइक कर रहे हैं, टी भी लाइक कर रहे हैं और कॉफी भी लाइक कर रहे हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि केवल टी लाइक करने वाले कितने हैं। 40 तो हमारे टी लाइक करने वाले थे, ओनली टी निकालना है, तो ओनली टी का लिए 10 माइनस कर देंगे, तो 30 जो आएगा वो हमारा आ गया ओनली टी, मतलब टी लाइक करने वाले 30 हो गए। सुनो मेरी बात, 40 से पूरे बड़े 10 आप निकाल दो, तो 30 जो बचे ना, जो 30 बचे वो ओनली टी के बचे। बात समझना? और इस 10 को इससे माइनस कर दोगे तो 10 जो बचेंगे वो ओनली कॉफी के मिलेंगे, ओनली कॉफी का मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, ये आपके पास कितने हो गए, टी और कॉफी, टी और कॉफी के हो गए 30 10 40 10 50 आ गया। टी और कॉफी के लिए कितने आ गए पर्सन, 50। 10% ऐसे आ गए जो ना तो टी लाइक कर रहे हैं ना तो कॉफी लाइक कर रहे हैं। बेटे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 60 थे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 60 थे। उनमें से 50 हमारे ऐसे हैं जो टी कॉफी और दोनों लाइक कर रहे हैं, और 10% ऐसे हैं जो ना तो टी लाइक कर रहे हैं ना तो कॉफी लाइक कर रहे हैं, आ रहा समझ में? यस सर। ये होता है वेन डायग्राम, समझ में आ गया? अब वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी है, इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सुनो बेटे, ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है C यूनियन B या A यूनियन B लेकर के बता रहा हूं। A यूनियन B, N ऑफ A, N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। N ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, और N ऑफ A माइनस B का मतलब आ जाएगा N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, और N ऑफ B माइनस A का मतलब हो जाएगा आपका N ऑफ B और माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली, क्या बोलते हैं, ओनली, और इसको हम लोग बोलते हैं ओनली B। अब जैसे आपको ओनली T निकालना है, ओनली T निकालना है, तो ओनली T के लिए T से इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। T के कितने हैं, T लाइक करने वाले कितने पर्सन है, 40, 10 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, 30 आ जाएगा। तो या तो फॉर्मूले से कर लो या वेन डायग्राम से कर लो, आ रहा समझे? और आपको दोनों याद है ज्यादा बेटर है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और वेन डायग्राम का कंडीशन भी पता होना चाहिए कि कैसे वो सॉल्व होगा, ठीक है? सर फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। हां फॉर्मूला देख लीजिए, टाइम देख लेता हूं मैं। सही बात बहुत अच्छे बस अभी हुआ नहीं बेटे, सर ने बोला ना 5 बजे तक, ऐसा, लेकिन मैं 4:45 तक पढ़ाऊंगा, अभी 4:34 हो रहा है ना।
तो ये थोड़ा साइड कोई बात नहीं, अभी छोड़ नहीं सकता ना, अलाउ नहीं है। देखो और आपको एक क्लास अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 7C, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, A has 32 एलिमेंट और B has 42 एलिमेंट, C has 42 एलिमेंट और N of A union B is equal to 62। आपको निकालना है N of A intersection B, ये निकालना है। ठीक, कैसे निकलेगा N of A intersection B? कैसे निकलेगा बेटे? फॉर्मूला होगा इसका N of A, फॉर्मूला लिखना n of a plus n मुस्कान, फॉर्मूला बताओ। n of A intersection B का फॉर्मूला बताओ। n of a plus n of N of A N of B और N of B minus N of A union B। आ रहा समझ? यस सर। माइनस N of A union B, मतलब जब यूनियन निकालना होगा तो इंटरसेक्शन को माइनस, और जब इंटरसेक्शन निकालना होगा तो यूनियन को माइनस। ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटे। N of A की वैल्यू 32, ये 42 और ये 62, कितना आएगा? कितना आएगा? 12 आ गया। आंसर कितना आ गया? आ रहा बात समझ? यस सर। समझ आ गया कि या खत्म हो गया, बच गया। सर की रात में सर खुश हो रहे हो सर एक बार ये देखना सर एक बार ये देखो कौन सा? मोर सारा फोन है। यो सर 30,000 की तो है अच्छा देशर की सर है और अच्छी बात है वीडियो कर दिया। और सर एक बार अच्छी हम लगाएंगे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ग्रुप ऑफ, सुनो एक बात, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी and 13 like tea, the number of children drinking coffee but not tea। सोच के बताओ। क्वेश्चन है, एक ग्रुप है उसमें 20 चिल्ड्रन है, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, मतलब 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ये दिया गया आपका 13। कितना दिया है? 13। बात समझ आ गया? टी बट नॉट कॉफी, बट नॉट कॉफी कर लो, सी कर लो। आगे दिया है 13 लाइक टी, 13 लाइक टी। एक मिनट, 13 है, मैंने क्या लिख दिया? 8 है ना, 8 है, बताते ही नहीं। आगे पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन कॉफी बट नॉट टी, आपको निकालना है कॉफी बट नॉट टी, ये निकालना है। क्या है? 7। फॉर्मूले से निकाल लो, वेन डायग्राम से। मैं दोनों मेथड सर वेन डायग्राम से वो अच्छा है। हाँ, वेन डायग्राम से बता दूंगा, फॉर्मूले से निकाल देगा, दोनों बता देता हूँ जिससे आप लोग को देखो यहाँ पे ध्यान देना कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका, बेटे ध्यान से सुनो, इसका मतलब हुआ n of t माइनस n of t इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 8, और आपको n of t की वैल्यू 13 पता है, 13 पुट करोगे n t ऑफ इंटरसेक्शन c, 13 माइनस 8 आ गया आपका, कितना आएगा? 5 आ गया, ठीक है। और आपको निकालना है nc माइनस t। 30 को माइनस करो ना, यहाँ पे जो हमारे पास 20 चिल्ड्रन है टोटल, उससे भी कर सकते हो, जमा पड़ता है लेकिन 2 निकाल लेंगे। चलो ठीक है, वैसे चलो देखो ऐसे करें। अरे गर्ल्स पीछे ध्यान से देखना।
Yes sir, पढ़ा प्रॉब्लम क्या है? टी और कॉफी है। ध्यान से सुनना बेटे, आपका जो दिया गया 20 चिल्ड्रन है, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। मैं डायग्राम से बता दे रहा हूं। 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 8 हमारे क्या है? टी ड्रिंक करते हैं, कॉफी में बिल्कुल नहीं जाते हैं। यानी कि ओनली ऑफ टी है। आ रहा समझ? ओनली टी है। ओनली टी कितना है? ओनली टी है आपके पास 8। क्लियर? आगे देखो, आगे दिया है 13 लाइक टी। 13 लाइक, देखो 13 लाइक टी दिया है। टोटल लेना बहुत देना है। 13 तुम्हारी टी है, 13 टी है पूरा। अब ध्यान से देखना, अब क्या करोगे? अगर तुम 13 से 8 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। Yes sir. और 5 आपका इंटरसेक्शन बना लिया। Yes sir. बोलो। चलिए x पे भी तो निकल जाएगा। तो आपका 8 5 13 और 20 माइनस 13 इक्वल टू 7 आ गया। 7 बच गया। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉफी का 7 आ जाएगा। बात समझ आ गया? है ना? आया बेटे समझ में तुम्हें? पीछे रोहित, अमीशा सर मैं समझ रहा हूँ। नहीं आया? तो मैं आया समझे? कर लोगे सर? बाद में कर लेंगे। बस जब 41 हो गया सर। हाँ? बस एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, वो करके मुझे दिखा दो। बताना तुम लोग बेटे। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं, बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पीछे पढ़ाया मैंने। मुस्कान तुम बताओ। क्या सर? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट से जब ब्रैकेट ओपन होता है, एक मिनट उसको पूछ ले तो मुझे सर फॉर्मूला पूछ रहे हो? हाँ फार्मूला पूछिए। हाँ, जब मैंने होल डैश होगा ना, तो इस डैश से ब्रैकेट ओपन करोगे, A डैश यूनियन B डैश हो जाएगा। डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं इसको, डिमॉर्गन लॉ। जब इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, और जब कॉम्प्लीमेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A डैश यूनियन B डैश हो जाएगा। और जब यहाँ यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा। बात समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। कर लेना इसको ऐसे, ठीक है? एक्सरसाइज हो गया, छोड़ी दे, 16। चलो बेटे 16 करके बताओ फटाफट, जल्दी 16 करो, जल्दी से 16 करने को 16 2 मिनट लगेगा। अरे गौरव, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16। हाँ जल्दी बताओ। थ्री 3000। अच्छा, किससे किए? वेन डायग्राम से, फॉर्मूले से? देखना बेटे, अगर आप वेन डायग्राम से करोगे बहुत ही आसान पड़ेगा, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास है। जब सारा डेटा हमारे पास होता है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा वेन डायग्राम से ही किया करो। 4000 माइनस हो गया, 24000 हो गया ये रेस का। 24000। सर क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं समझे? नहीं कर रहे हैं मतलब। 23 से 4000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19000। 19 4 23 से 24 कितना हो गया? 47000। और 50000 से 47000 माइनस कर दोगे 3000। 3000 ऐसे हैं जब ना तो x लाइट कर रहे हैं ना तो y लाइट कर रहे हैं। पहले आप ओनली x निकाल लो,
ओनली y निकाल लो, सबको ऐड करके टोटल से माइनस कर दो, आपका नॉट आउट दी जा जाएगा। नहीं समझे? हो जाएगा। हाँ टाइप आगे सभी का बस एक मिनट खत्म ही है। नेक्स्ट है a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 गौरव, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। a माइनस बी कैसे निकालोगे? सर आ जाएगा 2 सीधा निकाल लो। सेट a के वे एलिमेंट जो b में ना हो, सेट a के वे एलिमेंट बस एक ही है, बस कौन सा नहीं आया? बताना क्या है? नेक्स्ट 17 a माइनस b का मतलब a के वे एलिमेंट जो b में बिल्कुल ना हो, a के वे एलिमेंट जो b में ना हो। बेटे a माइनस b का मतलब क्या होगा? a माइनस b का मतलब नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a डज नॉट कंटेन इन सेट b। अब सेट a के एलिमेंट बताओ जो b में नहीं है, बताओ। 1 है, 2 नहीं है, 2 लिख दो, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, बस। तो नंबर ऑफ कार्डिनल बोला है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? कार्डिनल नंबर ये नहीं देखो। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या आएगा? तीन एलिमेंट होगा, ए आएगा, ए आएगा, आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज खत्म हो गया। आप लोग एक बार ट्राई करना इसे विद एग्जांपल, और जो डाउट आएगा वो आप लोग मंडे ट्यूसडे को मेरे से पूछोगे। क्लियर? ठीक है।